हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और भाई मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत एक डिस्कशन ज्योग्राफी ऑप्शनल से संबंधित है और जहां इस पे प्रश्न उठाया जाता है कि भाई जो क्रिश्चियनिटी का समय था उस समय पर यह समझाया गया प्रीस्ट और चर्च के द्वारा कि भाई प्रकृति का निर्माण जो है वो ईश्वर के द्वारा करा गया है। बहती हुई नदी हो या फिर इसके द्वारा बनाया गया एक डेल्टा को डेविल का फुट कहा गया, अर्थात वो डेल्टा किसी राक्षस का पैर है। बहता हुआ झरना या फिर बहती हुई नदी ईश्वर की एक क्रिया को दर्शाते हैं। इसी पर चर्चा करने वाले हैं वो सब्जेक्ट जिसने रिलीजन को साइंटिफिकली चैलेंज करा और एंड ऑफ द डे जन्म हुआ एक विषय का जिसे कहा जाता है ज्योग्राफी। और यूपीएससी की जर्नी में आप इस सब्जेक्ट को कहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे अधिक नंबर दिलाने वाला और समझ पर आधारित वो ऑप्शनल जो आपके लिए जीएस के पोर्शन अर्थात प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेगा। सेकेंडली, यह आपके मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट पूरी तरह से कवर करता है और आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने में हेल्प भी करेगा। अगर आप इसे चुनना चाहते हैं और मेरे साथ इसे पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस मैं ही कंडक्ट करूंगा और भाई पूरी जर्नी में मैं ही आपका मेंटोर भी होऊंगा। अब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सेल के तहत 14,999 की मिनिमम कॉस्ट पे आप जुड़ भी सकते हैं। इन बैचेस में पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन 200 अप्रॉक्स क्वेश्चंस का एक सेट होगा, जिसे आप अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर्स प्लस आने वाले समय में क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ईश्वर जो है, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तब के समय हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहां ध्यान से देखिए। आप इसे गॉड कह लीजिए, आप इसे ईश्वर कह लीजिए या फिर आप इसे परमात्मा कह लीजिए। रियलिटी इज, जब प्रकृति के निर्माण की बात आती है कि कैसे भाई वास्तविकता में पर्वत बने, मैदान बने या फिर कैसे जो है वो झरने आदि सारी चीजों का निर्माण हुआ, तब के समय जब ईश्वर की चर्चा करी जाती थी तब एक कंसेप्ट था जिसे कहा जाता है कैटामॉर्फिज्म। याद रखें कि इस वाद के अनुसार जो है वो ईश्वर के द्वारा अपनी शक्ति से बेसिकली प्रकृति का निर्माण करा गया या फिर नेचर का निर्माण करा गया है। ओके, अब जब यह चर्चा आई तो कहीं ना कहीं बार बार चर्च ने, पादरियों ने, प्रीस्ट कहा जाता है जिसे, इसने जो है लगातार इस बात को डिफाइन करने का प्रयास करा कि भाई अगर कोई प्राकृतिक चीज आपको दिखाई दे रही है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है, और अगर इसे कोई और वैज्ञानिक या ज्योग्राफर चैलेंज करने का प्रयास करता तो एक बड़ी जो है वो घटना होती थी। इसी में आप पाएंगे गैलीलियो का समय काफी पुराना है, लेकिन पैरेलली आपको ज्योग्राफर्स उसमें चलते हुए दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला नाम आपको जेम्स हटन का दिखाई देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जेम्स हटन के बारे में। ये एक पर्सन थे जिनको जो है वो भू आकृति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने एक वाद को जन्म दिया, एक सब्जेक्ट को जन्म दिया, जहां पर आप पाएंगे, ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई। ये आपको दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तरी भाग जो है ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, भाई ये है उत्तरी अमेरिका का पोर्शन। ओके, ये कैलिफोर्निया वाला पोर्शन आपको दिखेगा। इसी तरीके से यहां आपको अफ्रीका वाला एरिया दिखाई देगा, और चलते हुए जाएंगे भाई तो आपको इस तरीके से अरब का प्रायद्वीप दिखाई देगा, और यहां से चलते हुए जब आप चलेंगे तो आपको दक्षिण पूर्वी एशिया, चाइना, कोरिया का एरिया, कामचटका का प्रायद्वीप, साइबेरियन पोर्शन, और यहां से चलते हुए आपको ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ये पूरा पोर्शन आपको दिखेगा, और यहां आपको दिखाई देगा भाई ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया। अब जरा चर्चा करते हैं हम कि जब इस प्रकार की चर्चाएं, डिस्कशन स्टार्ट हुआ वर्ल्ड लेवल पर, अगर मैं इसे थोड़ा सा हटाऊं भाई तो ध्यान से देखें, आपको एक बात समझ में आएगी। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बेसिकली हॉटस्पॉट हुआ करता था क्रिश्चियनिटी वाले एरिया का। यहां पर प्रीस्ट और रोमन साम्राज्य का जो है वो वर्चस्व था, और इस समय आप पाएंगे कि इस एरिया के बारे में जानकारी ही नहीं थी, और इवन क्रिश्चियनिटी ये समझ रहा था, रोमन साम्राज्य ये समझ रहा था कि रोमन साम्राज्य वास्तविकता में विश्व के केंद्र में है, विश्व का
केंद्र समझ रहा था अपने आप को रोमन साम्राज्य। और इवन ये माना जाता था, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखें तो आप एक बात समझेंगे। यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा ग्रीस, इस तरीके से चलते हुए आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा इटली, और यहां से चलते हुए आप ऊपर जाएंगे तो यह स्थान आपको दिखेगा यूरोप का। और यहां जहां आपको आज के समय यूरोप दिख रहा है, कहीं यहां आपको रोमन साम्राज्य ये दिखाई देता था। और ये जो रोमन साम्राज्य था ये मान रहा था कि वास्तविकता में विश्व का अंत ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पश्चात दुनिया समाप्त है। यहां कहीं पर कुछ लोग रहते हैं पर सभ्यता नहीं है। इसी तरीके से इसके ऊपर जाएंगे तो इसका बहुत जो है अप्लाइड पार्ट मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा गेम ऑफ थ्रोन्स के माध्यम से। फाइन, आप पाएंगे कि रोमन एम्पायर जो है ये माना करता था उत्तर का एरिया भी बारबेरियन है। चर्चा करेंगे इस पर भी। अब रोमन साम्राज्य में जहां चर्च कह लीजिए या पादरियों का वर्चस्व था, वहां पर कैटामॉर्फिज्म के तहत यह बताया गया कि सभी चीजें ईश्वर के द्वारा ही निर्मित हैं। पहाड़ भी ईश्वर ने बनाए हैं, नदियां भी ईश्वर ने बनाई हैं, या फिर किसी और अप्राकृतिक या फिर प्रकृति से बाहर की चीज ने इसका निर्माण करा है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि बहती हुई नदी का जो डेल्टा है उसे कहा गया कि डेविल्स फुट है, वे किसी राक्षस के पांव हैं। जब इस प्रकार की चर्चा होगी तब फिर निकल कर आएंगे ज्योग्राफर्स, वो सब्जेक्ट जो इन्हें करेगा चैलेंज, और उसमें सबसे पहले निकल कर आए जेम्स हटन। इनकी ये स्टेटमेंट के विश्व के केंद्र में नहीं है भाई बेसिकली रोमन साम्राज्य। जेम्स हटन के साथ जो है वो एक नई शुरुआत हुई विज्ञान की। पर्सन जिन्होंने रास्ता खोला भू आकृति विज्ञान का। इनके द्वारा बताया गया एक लाइन आज भी भू आकृति विज्ञान का आधार है, और बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। इसे कहा जाता है वर्तमान ही, जस्ट सेकेंड, इसे कहा जाता है वर्तमान ही भूत तथा भविष्य की कुंजी है। भविष्य की कुंजी है, अर्थात प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, एंड मैं इसमें एक वर्ड जोड़ता हूं फ्यूचर ऑल्सो। अक्सर हम जब इसे पढ़ा करते हैं तब हम इसे कहते हैं कि ये केवल और केवल वर्तमान भूतकाल का ही नहीं भविष्य का भी आधार है। यहां मैं अगर लिखूं तो प्रेजेंट इज की टू दी पास्ट, और आगे मैं इसमें वर्ड ऐड करूं तो फ्यूचर भी। वर्तमान में जो चीजें आपको दिख रही हैं ये वास्तविकता में भूतकाल में क्या हुआ था इसे दर्शाती हैं, और जो वर्तमान में चीजें दिख रही हैं ये आपको आगे बताएंगे कि भविष्य काल में क्या होगा। इसका एक बहुत ही सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूं। हर बार इस बात को कोट करता हूं मैं, याद रखिए कि जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, इस मानव का डीएनए जरा ध्यान से देखिएगा। ये डीएनए बहुत ज्यादा कॉमन है, सभी में समानता है। यानी कि चलिए उदाहरण के द्वारा मैं आपको एक बात समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से ये इंडिया है भाई, फाइन, ये हमारा उत्तर भारत है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा पूर्वोत्तर राज्यों तक का एरिया, ये हमारा राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला पोर्शन, और इस तरीके से आप चलते हुए आइए हमारा दक्षिण भारत वाला एरिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस स्थान में निवास करने वाला एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का डीएनए ले लीजिए और इस स्थान पर रहने वाले एक व्यक्ति का डीएनए ले लीजिए, ये दोनों ही डीएनए में मैसिवली कॉमनैलिटी दिखेगी, ये एकदम एक समान से नजर आएंगे, ऐसा जैसे हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। हम सभी किसी ना किसी एक ही फैमिली की संतानें हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि भाई आप पाएंगे इस स्थान पर, मान लीजिए कनाडा में एस्किमो नामक एक जो है वो नस्ल रहती है ह्यूमंस की, और एक ऑस्ट्रेलिया में इस स्थान पर ह्यूमंस की नस्ल रह रही है, और एक इस स्थान पर और एक इस स्थान पर। इन सभी नस्लों को जरा ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि इन सभी नस्लों का डीएनए बिल्कुल समान है, ऐसा किसी और जीव में नहीं दिखता। इसका कारण क्या है?
प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। वर्तमान भूतकाल को समझने की कुंजी है। और यही हमें आज भी समझ में आया कि वास्तविकता में इस स्थान का एक ज्वालामुखी कभी फटा था, जिसे कहा जाता है बेसिकली टोबा ज्वालामुखी। इसका विस्फोट कितना बड़ा था कि इस विस्फोट ने पृथ्वी के इस भाग में हिमयुग लाया जहां मानव रहते थे, वहां हिमयुग आया और वो सारे मानव जो तेजी से पलायन करके अफ्रीका पहुंच पाए वही जीवित रहे, बाकी सारे समाप्त हो गए। और कुल 5 या 10 हजार मानवों की ही संख्या से पूरी मानव प्रजाति बनी। यानी कि हम सभी अगर इस प्रकार से कहें कि मेरे पिताश्री, उनके पिताश्री, उनके पिताश्री, और ये चलता रहे तो एक क्रम में हम पहुंचेंगे कि हम सभी के पूर्वज कुछ इस स्थान से ही बिलोंग करते हैं। इसे कहा जाता है मानव के आनुवंशिकी का बॉटलनेक का सिद्धांत। वर्तमान ही भूतकाल की कुंजी है। और इसी में अगर मैं अब अगली लाइन जोड़ दूं कि अंत कैसे होगा, तो एक बीमारी, जब सभी का डीएनए समान है, तो कोई एक बीमारी भी अगर आ जाए तो वो सारे मानवों को समाप्त कर देगी, क्योंकि हम सब का डीएनए समान है। डर इसलिए तो फैला था कोरोना में, कहीं हम सब खत्म ना हो जाएं। ये पहलू कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, एक पहलू कहलाता है ज्योग्राफी। जेम्स हटन का ये स्टेटमेंट देना कि भाई वर्तमान ही भविष्य और भूतकाल की कुंजी है, फोकस उनका पास्ट पर था। यही शुरू हुआ एक नई स्ट्रीम जिसने जन्म दिया एक रूपतावाद को, अर्थात यूनिफॉर्मिटिज्म को, यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रकृति को बनाने का स्टेटमेंट समय के साथ मॉडिफाई हुआ और यह आया कि यह एक सामान्य परंतु अत्यधिक मंद क्रिया द्वारा निर्माण होता है, बेसिकली प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों का। यानी कि जो ईश्वर के द्वारा प्रकृति को बनाने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं यह कहा जाता था कि अचानक ईश्वर ने इस प्रकार से प्रकृति को बनाया है। परंतु जेम्स हटन की ये एकरूपतावाद की सोच, जहां यह बताया गया यूनिफॉर्मिटिज्म में कि जो भी आप आकृतियां देखते हैं, चाहे वो नदी हो, मैदान हो, पहाड़ हो, श्रृंखलाएं हो, झरने हो, ये सभी वास्तविकता में एक एक करके धीमी क्रिया से निर्मित हुए हैं, ना कि एक झटके में, ना कि एक स्ट्रोक में। जहां पर एक समय पर कहा जाता था कि जो डेल्टा है ये डेविल का फुट है, बाद में स्ट्रैबो ने, आपने इनका नाम इतिहास में काफी पढ़ा होगा, स्ट्रैबो वो थे जिन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी ये चोर, डाकू, मलेच्छ, आटविक और शास्त्रोपजीवी, इन लोगों से मिलकर बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, और उसने अटैक करा था बेसिकली घनानंद के एम्पायर पे। यह स्टेटमेंट स्ट्रैबो का था। ये वही स्ट्रैबो हैं जिन्होंने बाद में भी ये बातें कही, जैसे भूगोल में जो आपको झरने दिखते हैं, जो आपको डेल्टा दिखते हैं, ये वास्तविकता में धीमी क्रिया से अपक्षय अपर्दन से निर्मित हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट इतिहास का और एक स्टेटमेंट ज्योग्राफी का सुपर इंपॉर्टेंट है। कितना इंटरेस्टिंग है किसी पर्सन को पढ़ना जब आप इसे जीएस में इतिहास के लिए जानते हैं, परंतु इनका योगदान ज्योग्राफी में भी है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि झरनों के बारे में, आपने शायद एक पर्सन का नाम सुना होगा, बहुत परिचित हैं और आई थिंक आप जरूर इन्हें जानते होंगे। इन्हें कहा जाता है एरिस्टोटल, अरस्तु। फाइन, ये जो अरस्तु थे, इनके द्वारा झरनों के लिए यह कहा गया था कि जो झरने हैं ये वास्तविकता में उसी स्थान पर बनते हैं जहां कठोर चट्टानी भाग होगा। यानी कि ये सभी व्यक्ति मिलकर एक समय जहां प्रीस्ट का काफी ज्यादा प्रधानता हुआ करती थी, उस समय चैलेंज कर रहे थे उन सारी पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच को जो ईश्वर केंद्रित होकर चीजों को हर बार समझाने का प्रयास करती हैं।
यहां पर एक रूपतावाद से समझाता है कि झरने का निर्माण उन्हीं स्थानों पर होता है डियर, जहां आप पाओगे कि चट्टानें इतनी कठोर हैं कि नदियां उसे अपर्दित नहीं कर पा रही, यानी कि इरोजन साइकिल जहां पर एक्टिव नहीं हो पा रही और चट्टानें टूट नहीं रही, वहां से नदियां छलांग लगाती हैं। और ये जो छलांग लगाना है ये झरनों का निर्माण करता है, ना कि कोई बाहरी ताकत। इसे कहा जाता है एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिटिज्म। वो कल्पना जो ये बताती है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं, वो साइंस जो आपको एग्जैक्टली कहूं ये बताता है जो चीजें आपको अभी दिख रही हैं ये हुई कैसे हैं। वेरी फर्स्ट डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफी इज के भूगोल का जन्म इस प्रकार से हुआ था। अब सिंपल मैनर में आपसे अगर मैं कहूं तो आप भूगोल की इस डायमेंशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि याद रखें, भूगोल का समय क्रम इस प्रकार से है कि भाई एक है प्राचीन भूगोल, प्राचीन भूगोल, और प्राचीन भूगोल में याद रखिएगा एक सेक्शन आएगा जहां पर आपको ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर्स मिलेंगे, ग्रीक तथा रोमन ज्योग्राफर्स मिलेंगे, और ये मिलकर प्रकृति के बारे में समझाएंगे, और यहां से ही धीरे धीरे करके आपको ज्योग्राफी की शाखा दिखाई देंगी। भूगोल के ही एक एंशिएंट टाइम के बाद एक पोर्शन दिखाई देगा जिसमें आपको अरब लोग दिखाई देंगे, अरब भूगोलवेत्ता। और याद रखें इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि जो अरब भूगोल है, अरब के भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है जलवायु विज्ञान में, जलवायु विज्ञान में। और हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इससे एग्री ना करें। तो बच्चे याद रखिएगा कि जब भी आप भारत की क्लाइमेटोलॉजी के बारे में चर्चा करते हो, जलवायु के बारे में चर्चा करते हो, वर्ड यूज होता है मानसून। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। कितना भी अंग्रेजी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में भी इसे मानसून ही कहा जाता है, क्योंकि ना हिंदी है ना ही अंग्रेजी है, वर्ड मॉनसून है जो अरबी भाषा से लिया गया है। फाइन। और इसी तरीके से फिर आप जब चलते हुए जाएंगे तो प्राचीन भूगोल, फिर आपको मध्यकाल के अंत के साथ यहां पर दिखाई देगा एक अरब का योगदान, और इसके पश्चात फिर आपको जो है वो एक रूपतावाद के साथ चीजें अलग तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये एक टाइम स्केल है। फिर आपको जो है वो क्लासिकल पीरियड दिखाई देगा, क्लासिकल समय दिखाई देगा भूगोल का, जहां पर फिर जो है आपको रसल दिखाई देंगे, जहां फिर आपको जो है वो अन्य आधुनिक भूगोलवेत्ता दिखाई देंगे, जैसे हम्बोल्ट दिखाई देंगे, रिटर दिखाई देंगे, हम्बोल्ट और रिटर। मैं जीएस में भी कई बार चर्चा करता हूं इस बारे में कि हु वाज हम्बोल्ट। एक जलधारा आप समझ लेते हैं हम्बोल्ट नाम से, जो दक्षिण अमेरिका के आसपास होती है, पर हम्बोल्ट वाज अ पर्सन जिन्होंने अमेजन नदी को जो है वो प्रवाह की उल्टी दिशा से जो है पार करा था। हम्बोल्ट वाज अ पर्सन जिससे इंस्पायर होकर चार्ल्स डार्विन ने मानव के उद्विकास का सिद्धांत लिखा था। हम्बोल्ट वाज अ पर्सन जिन्होंने पहली बार यह बताया था कि विश्व मानचित्र ऐसा लगता है जैसे कभी एक स्थान पर केंद्रित रहा होगा, जिसने आगे चल के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर मैं कहूं प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत इसके जन्म का आधार बना। अ ग्रेट पर्सन, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा इनका। फिर इनका समय आएगा क्लासिकल काल, और जो प्राचीन काल है यहां पर ग्रीक और रोमन जो फिलोसोफर्स थे वो लड़ रहे थे बेसिकली धर्म से कि भाई चीजों की व्याख्या इस प्रकार से नहीं की जा सकती कि केवल ईश्वर ने इसे बनाया है इसीलिए ये ऐसा है। ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन क्रिया हम बताते हैं। अपर्दन अपक्षय की साइकिल, इरोजन और डेन्यूडेशन की साइकिल। आई थिंक आपको जरूर इन सब चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा। तो पहला तो ये डायमेंशन है हमारा कि कैसे एक रूपतावाद और यूनिफॉर्मिटिज्म जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, एक कैटामॉर्फिज्म अर्थात जहां पर विनाश से निर्माण हो रहा है, और एक तरफ एक रूपतावाद जहां पर आप पाएंगे कि ग्रेजुअली चीजें चेंज होती हैं। वर्तमान में जो है वो बीते हुए काल की कुंजी है और भविष्य का आधार ये हम कहते हैं। आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहा है, इंटरेस्टिंग भी रहा है।
अगर इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, ये तो एक आप समझे मैंने प्रिसाइज मैनर में इसे समझाया, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी नोट्स मेकिंग के साथ इसे सिलसिले से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट समय है भाई भूगोल ऑप्शनल को चुनने का। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सेल के समय ही इसे ज्वाइन कर लें, ताकि आप लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड टाइम में, बेस्ट मैनर में 35 क्वेश्चंस ये ऑप्शनल आपको प्री में देता है। इतना वैल्यू फॉर मनी ऑप्शनल शायद आपको दूसरा ना दिखे। इस उम्मीद के साथ कि वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, समझ के साथ पढ़ना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं इस बैच में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।